हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं भौतिकी अध्याय 1 भारती भवन का जो बुक है उसका हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अति लघु को कवर किया था और इसमें शॉर्ट लघु उत्तर को कवर करेंगे। आइए तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से अभी आप क्या समझते हैं? यानी कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो अपसारी किरण पुंज, जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हो तो अपसारी किरण पुंज कहलाती है। यानी कि वैसी प्रकाश किरण जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। यानी कि एक यहाँ पर बिंदु स्रोत हो गया, अब एक बिंदु स्रोत से चारों दिशाओं में क्या करें तो फैल जाए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? तो फैलने इधर से ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो रहा है? एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में क्या कर रही है? तो फैल रहा है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? तो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे देखिए समांतर हो गया, ये सब समांतर किरण पुंज है। यानी कि एक दूसरे के क्या कर रही है? तो समांतर चल रही है, तो ये क्या होगा? समांतर किरण पुंज। अब है अगला हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं उसे जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। यानी कि जैसे अभी बताया है कि एक बिंदु से फैलता हुआ, यानी कि एक बिंदु से यहाँ पर क्या कर रहा था तो यहाँ पर फैलता हुआ, तब इसको इधर हम किए थे तो इधर न करके इधर फैल रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आकर मिलती है, तो मिलती है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो एक बिंदु पर इधर से क्या हो रहा है? तो उधर से ये प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो रहा है? तो एक बिंदु पर मिल रहा है। और जब कोई बिंदु पर आकर कोई प्रकाश किरणें मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर। तो पारदर्शी उसे कहेंगे वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश सीधा आर पार जा सकता हो, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी कि ऐसा पदार्थ को जिससे प्रकाश क्या करेंगे? पार करने पर वो पार हो जाए, सीधा आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। नाम से ही पता चलता है पारदर्शी यानी कि पार हो जाए। पारभासी वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार जा सकता हो, पारभासी पदार्थ कहता है। यानी कि कुछ अंश सिर्फ आर पार जाए, पूरा नहीं, कुछ अंश। पारभासी मतलब थोड़ा अंश उसका क्या हो तो पार हो उस पदार्थ से, तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। यानी कि कागज, कागज जो होता है उससे हम पार करेंगे तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा, या तेल लगा हुआ कागज उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता हो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या करे तो पूरा आर पार नहीं जा सके, यानी कि साफा नहीं जाए। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी के पर प्रकाश मारिएगा तो उस पर नहीं जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ईंटा हो गया, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी कहेगा तो आर पार सीधा, पारभासी मतलब कुछ अंश आर पार जाएगा, और अपारदर्शी मतलब पूरा नहीं जाएगा, साफ नहीं जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये हम आपको अति लघु में बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। कैसे होते हैं? तो यहाँ पर एक क्या हो गया? एक समतल हो गया, ये आपतित किरण हुआ, ये क्या हुआ? ये परावर्तित किरण हुआ। अब इस पर क्या हुआ? बीचों बीच एक हम लंब डाले, ये क्या हुआ? ये हमारा कोण आई हुआ और ये हमारा कोण आर हुआ। तो ये जो तीनों है एक ही समतल में है और आपतित किरण
और ये परावर्तित किरण क्या है, तो दोनों का कोण बराबर है, दोनों एक ही समतल पे है, और जो अभिलंब डाला गया है ये भी क्या है, एक ही तल में है। ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है। उसके बाद अगला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताएं। यानी कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में होता है ना, यह किरण के वास्तविक कटान से बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किरण के वास्तविक कटान से बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब इसे बोलते हैं, यह किरणों के काल्पनिक कटान से यानी कि आभासी कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसका दृश्य उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब या दर्पण के सामने बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी समतल दर्पण द्वारा बने 3 विशेषता का उल्लेख करें। ये सारे क्वेश्चन आपके भारतीय भवन के अध्याय 1 प्रकाश के परिवर्तन का सारा क्वेश्चन है। पहले हम अति लघु कराए, उसके बाद हम लघु कराए, उसके बाद हम दीर्घ क्वेश्चन भी कराएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 3 विशेषता निम्न है, कौन कौन है आइए देखते हैं। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, पहला। दूसरा है सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है, और तीसरा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यानी कि प्रतिबिंब से जितना दूरी पर दर्पण रहेगा उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा, वस्तु बनेगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको लिख लेंगे क्योंकि ये सारे आसान भाषा में, और हमने सब देख कर अच्छे से लिखा है, बहुत सारे बुक से मिला कर। अगला क्वेश्चन है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण। इधर से क्या हुआ, इसको रंजित कर दिया, यानी कि रंग दिए, तो इसका क्या है, परावर्तक सतह अंदर की ओर, इधर की ओर क्या हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है अवतल दर्पण में। और उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ, इसका अंदर से पेंट होता है। तो ये क्या हुआ, ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक्स अक्ष वाई अक्ष द्वारा चिन्ह परिपाटी जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में उल्टा एवं सीधा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा एवं सीधा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य होता है, आपका क्या तात्पर्य है। यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है, तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताए हैं। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल उत्तल या समतल। यानी कि पूछ रहा है कि अवतल उत्तल या समतल
किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि जो वाहन में लगा रहता है वो क्या लगा रहता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? अवतल दर्पण का क्यों नहीं करते हैं? तो आइए हम देखते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी चौड़ा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र जो है वो काफ़ी चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर की ओर उभरा रहता है बाहर के, और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और उसमें क्या होता है? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वाहनों के पीछे से आने वाली सभी वाहन स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए वाहन के पीछे से जो भी वाहन आती है साइड से, वो क्या होती है? तो स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे चालक को वाहन के साइड देने में आसानी होती है। जिससे क्या होता है? जो चालक होता है, ड्राइवर, उसको साइड देने में आसानी होती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? काफ़ी चौड़ा होता है और सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है। क्यों है? क्या कर रहा है? अवतल दर्पण में प्रमाणित कर कि F बराबर R/2, यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में हमें प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? F बराबर R/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अवतल दर्पण बना लिए हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कल्पना, यानी कि माना कि M एक क्या है? कि M है, ये M डैश है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा प्रधान अक्ष x डैश है। यानी कि x डैश x ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रधान अक्ष है, और ये एक ध्रुव, यानी कि हमारा ये ध्रुव P है। एक प्रकाश की किरण AB चलकर दर्पण की बिंदु P पर आपतित होती है। यानी कि ये हमारा प्रकाश का किरण है AB, ये चलकर दर्पण के ध्रुव बिंदु B पर क्या हुआ? परावर्तित होकर D की ओर चला जाता है। यानी कि D इधर की ओर ये क्या हुआ? परावर्तित होकर आ गया। तथा BC B बिंदु पर लंब है। यानी कि ये जो BC है ये B बिंदु पर क्या है? तो लंब है। फोकस दूरी PF, यानी कि जो हमारा यहाँ से यहाँ दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? PF, यानी कि फोकस दूरी हमारा F है। वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की C से लेकर P तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC बराबर R, तो सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो सिद्ध करना है ना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रमाण में हम लोग देखेंगे आपतित प्रकाश की किरण तथा बिंदु BC B पर लंब है। यानी कि आपतित प्रकाश की किरण तथा आपतित प्रकाश की किरण है ये, और बिंदु B पर क्या है? बिंदु BC जो है वो B पर, ये बिंदु BC जो है वो B पर लंब है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ABC यानी कि ये कोण I जो दिया है, कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कि कोण R। कोण I बराबर कोण R होता है। परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसलिए क्या होता है? कोण I बराबर कोण R। तो यहाँ पर कोण B बराबर कोण B यहाँ पर हो गया कोण ABC और कोण CBF। समीकरण 1 से क्या है? क्यों हुआ? तो AB समांतर CF, AB समांतर क्या है? तो AB समांतर CF है। उसके बाद इधर है, उसके बाद यहाँ पर है कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण ABC बराबर कोण BCF, यानी कि कोण I यहाँ पर भी कोण I बन रहा है, यहाँ पर भी कोण I, यानी कि एकांतर कोण से दोनों क्या हुए? तो दोनों बराबर हुए। कौन कौन? तो कोण ABC और कोण BCF ये दोनों क्या हुए? तो एकांतर कोण से बराबर हुए। ये हो गया हमारा समीकरण 2, और इधर हमारा हुआ है कौन सा? यहाँ पर हुआ हमारा समीकरण 1। तो क्या हुआ? समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कोण CBF बराबर कोण BCF। तो दोनों बचेगा तो क्या होगा? CF बराबर क्या होगा? यहाँ पर जो ये CF है ये किसके बराबर होगा? ये BF के बराबर होगा। समीकरण ये हमारा 3 है। उसके बाद कह रहा है कि यदि बिंदु P के काफ़ी नज़दीक हो तो, यानी कि ये जो यदि बिंदु यहाँ पर B है ये P के काफ़ी नज़दीक है तो क्या हो जाएगा? ये जो BF है ये क्या होगा? ये PF के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हुआ समीकरण 4।
तो समीकरण 3 और 4 को हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये जो यहाँ पर CF है और यहाँ पर ये BF है, इससे इसके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा PF बराबर CF, अर्थात F PC बिंदु का मध्य बिंदु है। क्या कर रहा है, अर्थात F जो है ये हमारा F है, ये PC यहाँ से यहाँ बिंदु का क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो अतः क्या हो जाएगा, इसलिए PC बराबर क्या होगा कि मध्य बिंदु हो गया तो ये दोनों का आधा हो गया। जब मध्य यहाँ पर है, एक मान लीजिए यहाँ पर A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये AC का मध्य बिंदु कौन है, तो B। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं हम, B बराबर नहीं लिख सकते हैं CA/2, वैसे ही ये है, यानी कि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AC/2। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ PF बराबर PC/2। अब हम क्या करेंगे, तो PF तथा PC का मान रखने पर F बराबर R/2 होगा। PC का हम मान इधर कितना लिखे थे, तो PC बराबर हम कितना लिखे थे, PC बराबर हम R लिए थे और PF बराबर हमारा कितना आया था, तो PF बराबर F लिए थे। तो अब इधर हम क्या किए हैं, तो PC और PF का मान रखें, तो PC और PF का मान रखेंगे तो F बराबर R/2 हमारा ये हमारा प्रूव हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर इसके लिए लंबा सा वीडियो अच्छे से हम बना करके बोर्ड पर आपको बता देंगे। ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर एक बार समझिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करके इसका एक एक पॉइंट लिखे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींच कर करें। यानी कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का क्या करना है, तो किरण आरेख। कहाँ से, तो अनंत और वक्रता केंद्र। तो ये हमारा इधर क्या हो जाता है अनंत, और ये हमारा क्या है C हमारा वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु कौन सा रखा हुआ है, वस्तु हमारा ये B रखा हुआ है। तो इसका किरण आरेख खींचेंगे। तो किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन हम क्या है कि इस बोर्ड नहीं ना है बड़ा वाला, इसीलिए हम इस पर बना रहे हैं। ये हमारा x डैश क्या है, एक हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया, क्या हमारा ध्रुव हो गया, एक केंद्र हो गया, उसके बाद ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। अभी इधर कहाँ का है, अनंत और केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। तो सब यहाँ पर वस्तु बनाए, तो ये सीधा गया, तो समांतर जाएगा तो किससे गुजरेगा, समांतर जाएगा अक्ष के, तो वो फोकस से गुजरेगा। और एक जाएगा वक्रता केंद्र से, तो वो सीधा निकल जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो कहाँ प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि A डैश और B डैश हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। ये वाला प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाना है। ये आप किरण आरेख बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र, यानी कि एक चित्र दिया होगा, आप भारतीय भवन का जब बुक निकालिएगा तो एक चित्र दिया होगा 1.36, किरण आरेख को पूरा करें, प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। यानी कि उसका किरण आरेख खींचना है। तो ये नंबर जो है ना, ये वाला किरण आरेख आपको खींचना है। नाम अलग अलग दिया हुआ है इस पर, लेकिन अब जब किरण आरेख खींचिएगा तो सेम ऐसा ही किरण आरेख होगा, और B को भरिएगा तो ये वाला किरण आरेख होगा। ठीक है, आप इस दोनों को बुक में या कॉपी पर पूरा कर लीजिएगा बनाकर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अस्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का एक उपयोग बनाना है और काल्पनिक प्रतिबिंब की कब बनेगा वो भी बताना है। यानी कि अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग का बात करें तो हजामती दर्पण के रूप में इसका किया जाता है। यानी कि हमेशा इसका अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग जो है वो हजामती दर्पण के रूप में होता है। और इसका किरण आरेख सबसे और कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु जो है वो कहाँ रहेगा, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पे रहेगा, तो वस्तु जो है वो बहुत बड़ा यानी कि आवर्धित बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है अवतल आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कब बनेगा, तो जब वस्तु
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी परास क्या होना चाहिए, यानी कि रेंज पूछ रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने के क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे, यानी किरण आरेख खींचने को कह रहा है तो किरण आरेख यही वाला खींचना है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में बहुत आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनना है तो ये वाला आपको किरण आरेख खींच देना है, यही वाला सेम। और उसके बाद लिखना है जो वो हम लिख दिए हैं यहाँ पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु के सीधा दर्पण के कहाँ बना, ये आगे साइड हो गया, दर्पण के पीछे साइड प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे साइड प्रतिबिंब बना है और वस्तु से बड़ा बना है, पीछे बनता है और वस्तु से क्या सीधा और बड़ा बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु का दूरी जो है वो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से क्या होगा तो बड़ा होगा। आप इसको लिख लेंगे और वो फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो एक हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे तो उत्तल दर्पण बनाएंगे, इधर से हम रंग देंगे और उसके बाद हम एक किरण आरेख बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे और एक किरण गुजारेंगे यानी कि एक प्रकाश। तो सबसे पहले यहाँ पर समांतर रखकर हम प्रकाश गुजारे हैं। ये सारा क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर हम बस ऐसे ही लिख दिए हैं आपको बताने के लिए, ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो पूरा कर ले। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको लिख कर ये वाला आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।